नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट की। हम इस वीडियो में देखेंगे कि अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस है, वाई पुलिस कैन अरेस्ट, हाउ पुलिस कैन अरेस्ट एंड हु कैन अरेस्ट। हम इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में तलाशेंगे। तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60A तक जो प्रोसीजर दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू अरेस्ट। तो उससे पहले कि हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करें, मेरे पास एक चार्जशीट है। इस चार्जशीट में के अंदर से मैं आपको अरेस्ट मेमो दिखा रहा हूँ। शायद आई थिंक इट इज़ क्लियर, और इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में विटनेस का कॉलम है। तो जब भी कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करता है तो उसे किसी को विटनेस बनाना पड़ता है। तो इस केस में जैसे जो मेरे पास ये चार्जशीट है, इसमें पुलिस ने किसी को गवाह नहीं बनाया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें पुलिस ने गवाह क्यों नहीं बनाया है और अरेस्ट मेमो के और क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर केस एफआईआर नंबर, डेट ऑफ एफआईआर, अंडर सेक्शन, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद अरेस्ट मेमो, नेम विद इलियास एंड पेरेंटेज ऑफ द अरेस्टी, यानी गिरफ्तार आदमी के नाम अगर एक से ज़्यादा हैं, उसकी पेरेंटेज जो अरेस्टी है, प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द अरेस्टी, परमानेंट एड्रेस ऑफ द अरेस्टी, एफआईआर नंबर, प्लेस ऑफ अरेस्ट, डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर whomsoever टू कन्वे द अरेस्ट इंफॉर्मेशन। अरेस्ट इंफॉर्मेशन किस व्यक्ति को दी गई है, नेम, रैंक एंड नंबर ऑफ द ऑफिसर हु मेकिंग द अरेस्ट, राइट। और फिर नीचे विटनेस का कॉलम है, सिग्नेचर ऑफ द अरेस्टी एंड सिग्नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सो ये जो अरेस्ट मेमो है, दिस फ्लोज आउट फ्रॉम द सेक्शन 41B ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अभी हम देखेंगे जब हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अरेस्ट और कस्टडी में फर्क क्या है। देखिए, अरेस्ट कहीं भी पूरी सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है। कस्टडी क्या होता है? कस्टडी मतलब कि जब आप किसी व्यक्ति की सुपरविजन में हो, राइट। जैसे कि आपको पुलिस ने थाने में बुलाया, दे आर क्वेश्चनिंग यू, so you are in their custody, you are not arrested। तो अरेस्ट कब होता है आदमी? अरेस्ट के लिए कस्टडी जरूरी है, क्योंकि बिना कस्टडी के आप किसी को अरेस्ट ही नहीं कर सकते। You can only arrest me when I am in your custody. If I am not in your custody, I cannot be arrested। इस चीज को आप ऐसे समझिए। तो अरेस्ट दोस्तों तब होता है जब आप मेरी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। When you don't allow me to move anywhere except a given area। जैसे कि पुलिस लॉकअप में किसी को बंद कर दिया जाए। अब पुलिस लॉकअप के अंदर तो वो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम ना, ऑफ कोर्स देयर आर केसेस ऑफ इलीगल अरेस्ट, जहां पुलिस लोगों को बंद रखती है इन पुलिस लॉकअप विदाउट प्रोड्यूसिंग देम टू द मैजिस्ट्रेट, which is a requirement in CRPC and also a fundamental right of accused to be presented before magistrate। उस राइट को पुलिस वायलेट करती है। तो अभी जैसे रिया चक्रवर्ती के केस में, जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, उसमें कुछ लोगों ने, कुछ
जो लोग एक्यूज हैं, उन्होंने पुलिस के ऊपर इलीगल अरेस्ट का चार्ज लगाया है और पुलिस से कंपनसेशन सीख किया है. सो यू कैन सी कंपनसेशन फ्रॉम पुलिस इफ पुलिस illegally detains you, right, and does not produce to you before magistrate after arrest, right? So this is an overview of the entire topic. So let us see this topic one by one, section by section. So सबसे पहले हम सबसे ज़रूरी सेक्शन जो इसका है हम उसको देखते हैं, which is section 41. When police may arrest without warrant, यानी बिना वारंट के पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है किसी को. अब यहाँ आपको ये बात ध्यान देने की है कि 2009 में CRPC में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए थे. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दोज अमेंडमेंट्स, पुलिस पावर हैज बीन कर्टेल्ड बाय दिस न्यू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41. राइट, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस सेक्शन. सेज एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट and without a warrant arrest any person who commits in presence of police officer a cognizable offense. यानी कि पुलिस वाले की मौजूदगी में अगर कोई अपराध करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है. अब यहाँ आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल भी समझना होगा. कॉग्निजेबल बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस इन नेचर समझे जाते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिन्हें हम बेसिकली प्राइवेट नेचर का समझते हैं या विच आर लेस सीरियस. राइट, सो व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, देन ही कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made. 1. 2. credible information has been received, यानी कि एक कंप्लेंट करी गई हो या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, विश्वास करने लायक इंफॉर्मेशन हो, और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब यहां 3 चीज आ गई दोस्तों. एक रीजनेबल कंप्लेंट, ठीक है, दूसरा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और तीसरा रीजनेबल सस्पिशन. मन मर्जी का सस्पिशन नहीं. योर सस्पिशन should have some ground, some foundation on which you are arresting somebody, and that should be for a cognizable offense, punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years, or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied. अब ये जो हमने 3 चीज़ें देखी, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन, इनके बेसिस पे जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो, तो इनमें आप तभी अरेस्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि पुलिस की पावर कर्टेल कर दी गई है, इनमें आप तभी अरेस्ट कर सकते हैं जब कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई हो. व्हेन पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन that such person has committed the offense. Right, the police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense. यानी कि जब उस कंप्लेंट के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, उस सस्पिशन के बेस पे पुलिस वाले को ये लगता हो कि इसने अपराध किया है, तब तो पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर सकता है. दूसरा, जब उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी हो ताकि वो कोई और फर्दर क्राइम ना करे, और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग एविडेंस ऑफ ऑफेंस टू डिसअपीयर, यानी वो सबूत ना मिटा दे. टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts of the case, or to dissuade him from disclosing such facts to the court or police officer. यानी कि कोई ऑफेंस ना डिस्ट्रॉय कर दे, या वो व्यक्ति इस प्रभाव का ना हो कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर दे जो केस से परिचित हो,
उसको थ्रेट ना करे, उसको लालच ना दे कि वो पुलिस को या कोर्ट को सच ना बताए। As unless such person is arrested, his presence in court whenever required cannot be ensured। यानी ये जो व्यक्ति है इसकी प्रेजेंस कोर्ट में इंश्योर ना की जा सकती हो विदाउट अरेस्टिंग हिम। तो जो व्यक्ति जिसको 7 साल या 7 साल तक की सज़ा है या ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 7 साल से कम तक की सज़ा है, उसमें पुलिस अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। उसमें अरेस्ट पुलिस तभी कर सकती है जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पुलिस की पावर को काफ़ी कर्टेल कर दिया गया है, राइट। तो आप जानते भी होंगे कि जो ऐसे चोरी वाले केसेस होते हैं, इन सब केसेस में बहुत जल्दी बेल भी मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वन ऑफ द रीज़न इज ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रिजन्स, राइट। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड while making such arrest his reason in writing। उसको अपने रीजन राइटिंग में देने पड़ेंगे for arresting the accused, provided that such police officer shall in all cases where arrest of person is not required under the provision of this subsection for reason record the reason in writing for not making the arrest। अब उसको not making the arrest भी रीजन देने पड़ेंगे। Now, we have discussed 2 clauses, clause A and clause B. Now we will see clause BA, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for term which may extend to more than 7 years with or without fine or with death sentence, the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed said offense। अब यहाँ आप ध्यान दें तो दोस्तों, यहाँ 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है। इससे पहले जो हमने प्रोविज़न देखी that is less than 7 years and this is more than 7 years and in fact cases of death। तो यानी कि जहाँ 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी वहाँ पुलिस की पावर ज़्यादा है अरेस्ट करने की। वहाँ पुलिस को बहुत ज़्यादा रीजनिंग नहीं देनी है अरेस्ट करने की, बस पुलिस को ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, राइट। नाउ क्लॉज सी, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर यानी कि जिसको अपराधी डिक्लेयर कर दिया गया हो। इन whose possession anything is found which reasonably suspected to be stolen property, यानी कि जिस व्यक्ति के पोजेशन में stolen property हो। who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing, या ये शक हो कि उसने वो अपराध किया है, मतलब प्रॉपर्टी चोरी की है। who obstruct a police officer while execution of his duty, और who यानी कि जब आप जो कहते हैं ना सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, यानी जब आप पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही है और आप जो है वहाँ पे विरोध करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं किसी तरह से, जिससे कि पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर पा रही है, तो पुलिस उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकती है जो पुलिस को रोक रहा है। और who has escaped or attempts to escape from lawful custody, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस की कस्टडी से भाग गया हो या जो जिसने भागने की कोशिश करी हो। who reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of union, यानी कि फौज महकमे से जो व्यक्ति भाग गया हो सर्विस से, अपनी ड्यूटी से, उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists, यानी कि रिक्वायरमेंट वही 3 है क्लॉज जी में, और of his having
being concerned in any of the act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offence for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India. अब मानिए कि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो उसने इंडिया की बाउंड्री के अंदर तो नहीं किया, पर उसने वो अपराध किया और वो भाग के इंडिया आ गया। अब उसके रिगार्डिंग अगर इंडिया की गवर्नमेंट को किसी फॉरेन कंट्री से रिक्वेस्ट मिलती है टू एक्स्ट्राडाइट हिम, यानी कि उस व्यक्ति को उस देश को प्रत्यर्पण कर देना, यानी उस देश को दे देना फॉर द ऑफेंस, फॉर पनिशिंग हिम इन दैट कोर्ट और कंट्री ऑफ दैट कोर्ट, तो उस केस में भी उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है। राइट, हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई मुलजिम हो जो, जैसे मान लीजिए जो कोई किसी ऐसे अपराध में कन्विक्ट है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तो आपको जैसे पता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 14 साल के बाद कंसिडरेशन हो जाता है बाय द सेंटेंस रिव्यू बोर्ड टू रिलीज द प्रिजनर। राइट, तो अगर वो व्यक्ति ब्रीच करता है रूल की, जो जिस कंडीशन पे उसे रिलीज किया गया है, जैसे उसे रिलीज किया गया है कि आप जो है शांति बना के रखेंगे, आप अपराध नहीं करेंगे, आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, उस कंडीशन को वो व्यक्ति वॉयलेट करता है तो हम उसको भी दोबारा अरेस्ट पुलिस कर सकती है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, यानी कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो रिक्वेस्ट जाती है, जैसे जो बिहार पुलिस ने, जब ये सुशांत सिंह राजपूत का केस हो रहा था, तो बिहार पुलिस ने रिया की लिए जो है, या रिया को अरेस्ट करने के लिए जो वहाँ सारी खींचातानी हुई थी, वो सब जो है उसको हम कहते हैं, और फिर वो जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि जब किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से आपको रिक्वायरमेंट आए तो आप उसको तब भी अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंसेस और द अदर कॉज फॉर विच अरेस्ट इज टू बी मेड, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट लेटर है जिसमें आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहते हैं, उसमें उस व्यक्ति की पूरी डिटेल होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं। राइट, नाउ सब क्लॉज 2 ऑफ दिस 42। सो दोस्तों, समझ आ गया आप लोगों को कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है? जब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई अपराध किया हो, जब कोई रीजनेबल कंप्लेंट हो, कोई सस्पिशन हो रीजनेबल, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो जिसमें 7 साल तक की सजा हो, तो उस केस में पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, जैसे कि वो व्यक्ति कोई फर्दर क्राइम ना करे, वो किसी को थ्रेटन ना करे, वो अपने एविडेंसेस को ना मिटाए, इस तरह की कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करनी होती हैं पुलिस को, एंड दोज रीजंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग व्हेन पुलिस मेक्स एन अरेस्ट। तीसरा, पुलिस किसी को तब अरेस्ट कर सकती है जब उस व्यक्ति ने 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो जिसमें उसको अरेस्ट कर रही है पुलिस, या कोई डेथ सेंटेंस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तब भी पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। जब कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया हो, जिसके पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी पाई गई हो, और हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर इन हिज एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि वो पुलिस वाले को अपराध करने से, उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा हो, कोई आर्म्ड फोर्सेस से भाग गया हो, या फिर किसी के रिगार्डिंग लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्रेडिशन में रिक्वेस्ट आई हो, या कोई रिलीज्ड कन्विक्ट हो जिसने अपनी कंडीशंस ब्रीच कर दी हो, या फिर हु हैज़ बिन जिसके लिए रिगार्डिंग आपको किसी दूसरे थाने से रिक्वेस्ट आई हो। राइट, नाउ सबसेक्शन 2 सेज subject to the provisions of section 42, no person concerned in non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested, यानी कि no person shall be arrested except under the warrant
और ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट तभी की जाएगी जब मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा। राइट, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 41, सबसे लंबा सेक्शन था और सबसे इंपॉर्टेंट भी इस पूरे चैप्टर का। नाउ सेक्शन 41A दोस्तों, द पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 41 इशू अ नोटिस। जैसे कि आपने देखा होगा रिया वाले केस में भी पहले पुलिस ने, जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, उसमें भी पुलिस ने पहले नोटिस इशू करा था कि दैट यू कम बिफोर अस and answer our questions and direct the person against whom reasonable complaint has been made suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him at such other place or time as may be specified in the notice। तो सेक्शन 41A में आपको नोटिस दिया जाएगा कि आप आइए पुलिस के सामने और पुलिस को फेस कीजिए। Where such notice is issued to any person, it shall be duty of that person to comply with the terms of notice। Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested। अगर वो नोटिस को कंप्लाई कर लेता है तो उसको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है shall, यानी कि अरेस्ट आप उसको नहीं करेंगे अगर वो रिक्वायरमेंट को फॉलो पूरा कर देता है। Where such person at any time fails to comply with the terms of notice, now this is clause 4, or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to orders as may have been passed by competent court in this behalf, arrest him for offenses mentioned in the notice। Right, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। Now 41B, every police officer while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। यानी कि अब किसी पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट कर लिया, उसकी नेम प्लेट वगैरह नहीं थी, तो अब उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसने आपको अरेस्ट किया है। ये प्रोविज़न आइडियली बहुत अच्छा है, बट मेरे ख्याल से अगर कोई पुलिस वाला इसको वायलेट कर देता है तो ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है कि दिस पर्सन हैज़ नॉट फॉलोड दी दिस डायरेक्शन ऑफ द CRPC। क्योंकि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि उसने आपको जो अरेस्ट किया है वो उस वक्त उसकी नेम प्लेट वगैरह नहीं थी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई आपको पुलिस वाला, इफ़ ही इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म, यू कैन तो जो पुलिस आपका अरेस्ट मेमो बनाएगी उसमें आप अपना प्रोटेस्ट ये मेंशन कर सकते हैं दैट दिस पर्सन हैज़ नॉट अरेस्टेड मी इन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41B। राइट, तो यहाँ जो दोस्तों वर्ड यूज़ किया गया है शेल, यानी ये मैंडेटरी है। तो पुलिस वाला जब आपको अरेस्ट करेगा तो वो ही शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म विच वुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ पुलिस ऑफिसर। राइट, अब जो मैंने आपको अरेस्ट मेमो दिखाया था वो 41B से, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शेल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ पर्सन अरेस्टेड और अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। राइट, अब एक विटनेस, जैसे मैंने दिखाया आपको, इसमें पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अब चाहे तो हम इस चीज़ का ऑब्जेक्शन कोर्ट में ले सकते हैं, पर क्योंकि उसने उसे बेल दे दी बिकॉज इट वाज अ बेलेबल ऑफेंस जिसमें चार्जशीट है, तो ऑब्वियसली हम चाहे तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, बट कोई खास ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। बट उसने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी है फॉर सिग्नेचर ऑफ द विटनेस। Right, 41C is not useful. It is about control room at districts. Right. Now let us see section from section 41D. तो दोस्तों अब हम देखते हैं सेक्शन 41D। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी कि जब पुलिस आपको
इंटेरोगेट करती है तो आप अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं। दिस इज योर राइट। बहुत सारे लोगों को अपना राइट पता ही नहीं होता। When any person is arrested and interrogated by police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation and not throughout the interrogation. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके वकील साहब आपकी इन्वेस्टिगेशन में साथ ही बैठ जाएं। आप एक बार अपने वकील साहब से, अपने एडवोकेट से डिस्कस कर सकते हैं दैट दे हैव कॉल्ड मी फॉर this person's, like you can consult him what he should say, what they would ask. आप इस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि जी वकील साहब को मेरे साथ वाली चेयर पर बिठा लो और मेरे से क्वेश्चन करते रहो और वकील साहब जवाब देते रहेंगे। दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज व्हाट सेक्शन 41D एक्चुअली मीन्स। नाउ सेक्शन 42 is also about arrest. It says arrest on refusal to give name and residence. When any person who in presence of police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense, यानी कि अब किसी व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वो व्यक्ति पुलिस को अपना नाम पता देने से मना कर देता है तो भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, राइट। या फिर या वो झूठा नाम बता दे, जो क्लॉज 2 कहता है when true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on his executing bond with without sureties to appear before magistrate. यानी कि वो अपना नाम, अगर आपको बाद में उसका नाम पता चल जाता है तो आप उससे बॉन्ड भरवा के उसे छोड़ सकते हैं। Should the true name or residence of such person should not be as certain within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond if so required to furnish, he shall forthwith be forwarded to the magistrate having jurisdiction. राइट, पर मुझे नहीं लगता इस प्रोविजन में कोई अरेस्ट होता है। नाउ दोस्तों सेक्शन 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अब आप कहेंगे प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करता है? भाई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट करता है। आपने बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस सुने होंगे जिसमें कोई मॉब, कोई भीड़ किसी मुलजिम को पकड़ लेती है और फिर वो उसको पुलिस के हवाले कर देती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पुलिस उसकी जिम्मेदारी है कि उसको हैंड ओवर, अपने टेक ओवर कर ले उस एक्यूज को, और आप ये नहीं कह सकते कि उस भीड़ ने कोई गलत काम कर दिया, या उस भीड़ में अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसने गलत काम कर दिया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू अरेस्ट दैट पर्सन। नाउ एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन who in his presence committed a non-bailable and cognizable offense। अब यहाँ एक समस्या ये है कि मैंने किसी को अरेस्ट कर लिया, अब I am a public person, how do I know that he has done a non-bailable and cognizable offense? It cannot be expected from a public to that public knows all the non-bailable and cognizable offenses, right? But the criteria is double। और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया हो, यानी कि दाऊद इब्राहिम अगर कभी इंडिया में आ जाए और कोई उसे पकड़ ले तो वो अपराध नहीं कर रहा, ही कैन अरेस्ट हिम अंडर सेक्शन 43 एंड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज to be taken him to the custody to the nearest police officer, पुलिस स्टेशन। यानी कि या तो किसी पुलिस वाले को आप उसकी कस्टडी दे दें या उसे उस एक्यूज को आप थाने में दे दें, राइट। दिस इज योर ड्यूटी। इफ देर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन comes under the provision of section 41, a police officer shall re-arrest him if there is reason to believe that he has committed non-cognizable offense and he refuses on demand। अब यहाँ सब वही ऊपर वाला प्रोसीजर ही आ गया सारा। and he refuses on demand of police officer to give his name and residence or give name and residence which such police officer has reason to believe to be false
he shall be dealt with the provisions of section 42. Right? So arrest by magistrate. When any offense, अब यहाँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों कवर्ड है दोस्तों, क्योंकि मैजिस्ट्रेट इज सीनियर टू पुलिस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो उसके पास पावर है वो ना केवल कॉग्निजेबल में, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी किसी को अरेस्ट कर सकता है. व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल जूरिसडिक्शन. अब ये काम वो अपनी जूरिसडिक्शन में कर सकता है. अब मैजिस्ट्रेट साहब कहीं घूमने गए किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे टाउन में, तो वहां ही इज अ प्राइवेट पर्सन, ही इज नॉट मैजिस्ट्रेट देयर. राइट? तो दोस्तों दिस इज द डिफरेंस. ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट हिम और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर. अगर अपनी जूरिसडिक्शन में, उनकी मैजिस्ट्रेट की अपनी जूरिसडिक्शन में कोई आदमी कोई ऑफेंस कर देता है तो मैजिस्ट्रेट उसको कस्टडी में ले सकता है. बट ही कैनॉट अरेस्ट दिस पर्सन इफ ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज ओन, इफ ही इज आउट ऑफ हिज ओन jurisdiction. Right? So suppose if a person is a magistrate in Bombay, he cannot arrest a person in Chennai. Right? This is what I want to convey. Any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in circumstances of the and in circumstances to issue a warrant. Right? तो वही बात है. Right? Now section 45. This is an exception because it provides protection of members of armed forces from arrest. Notwithstanding anything contained in section 41 to 44, both inclusive, no member of armed forces of union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in discharge of official duties, except obtaining the consent of the central government. अब जैसे कि आपको पता है कश्मीर इज डिस्टर्ब्ड एरिया. अब वहाँ पे यू नो देयर इज अ टेररिस्ट एनकाउंटर एवरी सेकेंड डे. हर दूसरे दिन वहाँ गोली बारूद चलते ही रहते हैं. तो दोस्तों अब कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर किसी टेररिस्ट को गोली मार देता है तो वहाँ लोकल पुलिस को ये पावर नहीं है कि लोकल पुलिस जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान को अरेस्ट कर ले. Because what he was doing is of a capacity of his official duty. He was discharging his duty, so he cannot be arrested. Right? This is what section 45 says. और अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. अब आप सोचिए अगर 5 अगस्त 2019 से पहले की सिचुएशन हो, किसी आर्म्ड फोर्सेस के सिड मेंबर ने किसी टेररिस्ट को किसी मुठभेड़ में गोली मार दी. अगर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होता तो वहाँ तो हमारी तो पूरी आर्मी अरेस्ट हो जाती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे थोड़ी ऑटोनॉमस थी. सो यहाँ पे जो कंसेंट है दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट है और वो इसीलिए है. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसे आफ्स्पा भी कहा जाता है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस के पास ज़्यादा पावर होती हैं. राइट? सो दैट दे कैन डिस्चार्ज देयर ड्यूटी मोर इफेक्टिवली. The state government by notification direct the provisions of subsection 1 shall apply to such class or category of members of forces charged with maintenance of public order, right, as may be specified therein, where they are serving, and thereupon provisions of subsection shall apply, and central government occurring therein expression state government shall be substituted. So this is nothing special. Now section 46, this is important. This basically tells you how arrest can be made. In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch and confine the body of person to be arrested.
अनलेस देयर इज सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अब ये बताता है कि अरेस्ट कैसे होगी। तो ये कहता है यू वुड टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिस व्यक्ति को आपको कन्फाइन करना है उसकी बॉडी को आप अरेस्ट करना है, उसकी बॉडी को आप कन्फाइन कर लेंगे, यानी उसको कैद कर देंगे। अनलेस देयर इज सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। या फिर या तो वो कहते ठीक है सर आप अरेस्ट कर लो, मैं कोई आपको आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग, आई एम सिटिंग हियर, एंड इफ ही इज नॉट डूइंग तो आपको उसे लॉकअप में बंद करने की जरूरत नहीं है। वो यू कैन रिलाई ऑन हिम इफ इट इज convincing, provided that a woman is to be arrested, where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on oral intimation of arrest shall be presumed, unless the circumstances otherwise require, or unless police officer is female। यानी कि जब आपको किसी महिला को अरेस्ट करना है तो एक तो महिला पुलिस की प्रेजेंस जरूरी है, एंड शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ वुमेन फॉर मेकिंग द अरेस्ट। यानी कि अगर वो औरत आपको कह देती है कि मैं आई एम सबमिटिंग टू योर कस्टडी, तो आपको उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। इफ सच पर्सन फोर्सेबली रेजिस्ट द एंडिवर टू अरेस्ट हिम or attempt to evade the arrest, such police officer or person may use all means necessary to effect the arrest। यानी कि अगर वो भागने की कोशिश करता है या कुछ करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर फोर्स यूज की जा सकती है। मतलब बेसिकली कहने का ये है कि फोर्स अरेस्ट में भी फोर्स यूज करने के लिए डायरेक्शन नहीं है। फोर्स तभी यूज की जा सकती है जब व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा हो। Nothing in this section gives right to cause death of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसमें डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, तो आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करते हुए मार नहीं सकते, राइट। Now, clause 4 is very important. This is basically a time restriction, officer restriction, and procedural restriction. Right? Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise. Where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain a proper permission of a judicial magistrate of a first class within whose local jurisdiction the offense is committed or the arrest is to be made, right। यानी कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, no woman shall be arrested after sunset और and before sunrise। यानी कि अंधेरे में, शाम के समय, रात के समय किसी वुमेन की जो अरेस्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको दिन में ही अरेस्ट किया जाएगा, राइट।